हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरियर गाइडेंस के बारे में। यानी कि मैं आपको कुछ गाइडेंस या टिप्स दूंगा जो भी एस्पिरेंट चाहे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों या बायो बैकग्राउंड के, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम्स, किसी भी बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को पेशेंसफुली देखिए, यानी कि पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप किस तरह अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा कौन सी फील्ड आप चूज कीजिए जिससे आपको आगे जाकर रिग्रेट ना हो या आपको बुरा फील ना हो, और किस फील्ड में कितना स्कोप है, इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इस समस्या से ना सिर्फ एक बच्चा बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट जूझ रहे हैं आज के टाइम पर भी। इस वजह से इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। हम लोग बात करेंगे इस पूरी वीडियो में इन सारी चीजों की जानकारी की, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ना सिर्फ ये आपको हेल्प करेगा कि आपको आगे करना क्या है, बल्कि किस तरीके से करना है और सिस्टमैटिक ढंग से करना है उसके बारे में भी आपको यहां पर पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की क्वेरीज हैं या आपके सवाल हैं तो वो आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप, यानी स्टडी आपके साथ नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसे आप ज्वाइन करके वहां से आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी आप स्टडी आपके साथ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को बता दूं कि आपको पेशेंसफुली देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आगे करना क्या है। यानी ट्वेल्थ हो गया है, अब आप क्या करोगे कि आप एक बेहतर इंसान बन सको और साथ ही साथ एक बेहतर कैरियर आप बिल्ड कर सको अपना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न होता है सभी बच्चों का ट्वेल्थ के बाद कि उन्हें ट्वेल्थ के बाद करना क्या है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अगर मैं बात करूं मैथ बैकग्राउंड की, या अगर मैं बात करूं बायो बैकग्राउंड की, या अगर हम लोग बात करें कॉमर्स बैकग्राउंड की, ठीक है, या फिर आर्ट, आप दोनों चीजों को साथ में ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चों में, तो आप में से जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे या जिनको ऐसा लगता होगा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है या हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं अभी एमपी बोर्ड यानी एमपी में रहने वाले स्टूडेंट्स के बारे में, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं वहां आपको सेम चीजें मिलेंगी, सेम पैटर्न मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मैं एमपी का हूं और एमपी में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सामने आती हैं। ये समस्याएं अक्सर स्टूडेंट को होती हैं कि क्या क्या, और कई स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होंगी, क्योंकि उनके पास कोई उनका बड़ा भाई होगा, है ना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें ये सारी चीजें समझा दिया होगा। उनके लिए ये सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखें जिनको इस चीज की जरूरत है। चलिए बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्या सोच रहे होंगे आज के टाइम पे, एक बहुत बड़ी बात है, वो है जेई मेंस की तैयारी। जेई मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, या तो वो कोई कोर्स खरीदा होगा उन्होंने, या तो उन्होंने कोई कोर्स खरीदा होगा किसी कोचिंग से, या फिर बहुत सारे लोग कोटा जाएंगे, है ना, आने वाले टाइम पर, है ना, कोटा जाने की सोच रहे होंगे। तो कई सारी चीजें होंगी, लेकिन वो अपने मन में क्लियर है कि उन्हें जेई मेंस ही करना है। जेई मेंस के अलावा ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो कि जिनको ये लगता होगा कि उनकी फाइनेंशियली वो इतना कैपेबल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हो कि मुझे जेई मेंस नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट क्या है, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप ग्रेजुएशन करें। अगर आपको मैथ अच्छी लग रही है, ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, तो क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो तो दो तरीकों से ग्रेजुएशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन की, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा ग्रेजुएशन का जब हम लोग सारे फील्ड को कवर कर लेंगे, तो परेशान नहीं होइए, सारी चीजें आपको ए टू जेड पता चलेंगी। दूसरी चीज पे बात करते हैं बायो स्ट्रीम वाला बच्चा क्या सोच रहा होगा आज के टाइम पर नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। कई लोगों के घर में आप सभी को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए होंगे कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, या आपकी खुद की ऐसी विश होगी कि मुझे नीट एग्जाम क्लियर करना है और डॉक्टर बनना है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपका वही है ग्रेजुएशन करने का।
दूसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि ये दोनों ऑप्शन में कोई एक अच्छा है, बहुत अच्छा है, और दूसरा बहुत खराब है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। तीसरी बात, क्या कॉमर्स वाला बच्चा भी क्या सोच रहा होगा? कॉमर्स वाला बच्चा भी सोच रहा होगा कि वो ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, इसके अलावा वो सीए की तैयारी कर सकता है। और आर्ट वाला बच्चा अक्सर या ज्यादातर सोचते हैं वो कि यूपीएससी यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला है। तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मुझे ग्रेजुएशन करना है सिंपली। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं इसके बारे में। तो ऐसे बच्चे जो जो बिल्कुल एकदम सोच चुके हैं कि मुझे जेई मेंस ही करना है, जेई मेंस ही निकालना है, तो उनको मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप धैर्य, कोई भी एग्जाम हो आपको क्या करना है? आपको सिंपली बनाना है धैर्य, पेशेंस, पेशेंस। ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। बस आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत करने से नहीं कतराना है, मेहनत जरूर करनी है। मेहनत करोगे तो ही मिलेगा कुछ अच्छा। तो ऐसे लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि जेई मेंस बहुत अच्छा है, जेई मेंस की ही प्रिपरेशन मैं कर सकता हूं, और आप ये 2 साल 3 साल जितना टाइम दे सकें, यानी अगर 2 साल में आपका, 2 ढाई साल में अगर आपका क्लियर हो जाता है जेई मेंस या नीट, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, नीट दोनों की बात करें तो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम है। इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या चाहिए? वो है पेशेंस। आप पेशेंस बनाकर रखें और लगातार मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो वहां से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको मन में ये ठान कर करना है कि मुझे जेई मेंस निकालना ही है या नीट निकालना ही है ना? तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो अभी, जो जिनको लग रहा होगा कि हम मुझे अभी जेई मेंस करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो प्रिपरेशन करें। वो ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे ग्रेजुएशन भी कर लेना चाहिए, मुझे अगर 2 साल में मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, है ना, या 1 साल में नहीं हुआ तो क्या, वो गैप लें प्रॉपर और प्रिपरेशन करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बस प्रिपरेशन करने के दौरान आपको यह सोचना है कि आपको इन दोनों एग्जाम्स को क्रैक करना ही करना है। जब मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि जब आप कि ये दोनों एग्जाम अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको लगता हो कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, सिर्फ वही बच्चे इन एग्जाम्स के पीछे भागें। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं है कि बगल वाले का बच्चा कर रहा है इसलिए मैं करूंगा, या मेरा दोस्त कर रहा है इस वजह से मैं करूंगा। ये सब सोचकर आप ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से भी चर्चा जरूर करें, यानी कि पेरेंट्स से डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के बाद आप पेरेंट्स से अपने डिस्कशन जरूर करें। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मैंने बता दिया, आप कोटा जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आज के टाइम पर मौजूद हैं कई प्लेटफॉर्म, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। सीए के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी अलग से कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे भी सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे चलकर। ठीक है। तो उनके लिए भी एक बेटर कैरियर ऑप्शन है। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली मैथ बायो स्टूडेंट के बारे में, या कॉमर्स और आर्ट चारों के बारे में। इनके पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये लोग क्या सोचते हैं, या सभी लोग आज के टाइम पर जो लोग सोच रहे हैं, जो मेंटालिटी है कि मैथ, बायो बायो या कॉमर्स या फिर हम लोग बात कर लें आर्ट, बहुत बड़ी ये मेंटालिटी, या आप ऐसा करें मिसकंफ्यूजन है कि उनको ऐसा लगता है कि इन चारों फील्ड में जब आप ग्रेजुएशन करते हो, सिंपल वाला ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, अब आपको लग रहा होगा ग्रेजुएशन में क्या क्या चीजें हैं, तो वही आपका बीएससी, बीए, बीकॉम, कॉमर्स के लिए बीए। तो अगर हम लोग बात करें मैथ और बायो के लिए, तो मैथ और बायो के लिए बीएससी, बीए हो गया आपका आर्ट के लिए, या फिर कॉमर्स हो गया आपका बीकॉम। ठीक है। तो कॉमर्स के लिए बीकॉम। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ग्रेजुएशन माना जाता है हमारे यहां पर। अब जब हम लोग बात करते हैं बीएससी, बीए और बीकॉम की, तो ग्रेजुएशन में आज के टाइम पर बहुत सारे पेरेंट्स का, हो सकता है आपके पेरेंट्स का ना हो तो आप दिल पे नहीं लेना, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि इस फील्ड पर कोई बैकग्राउंड या कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं है। ठीक है। तो एक ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ग्रेजुएशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, किन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आप, हो सकता है अगर आपके आसपास हो तो कोई आपका भाई या कोई आपके सीनियर कोई कर रहे हो प्रिपरेशन, हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में तो मैं बताऊंगा ही। उनके अलावा मैं आपको बताऊंगा कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग। टीचिंग भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। तो चलिए बात करते हैं ग्रेजुएशन की।
तो ग्रेजुएशन में बीएससी की अगर हम लोग बात करें सिंपली, तो बीएससी अगर आप कोई मैथ के स्टूडेंट हो, बीएससी मैथ बैकग्राउंड है आपका, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो बीएससी में भी कई सारी फील्ड हैं, बीएससी में भी कई सारी फील्ड है, कई ब्रांचेस हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एक एग्रीकल्चर का, और मिलिट्री साइंस, मिलिट्री साइंस या कंप्यूटर, मिलिट्री साइंस या कंप्यूटर, मिलिट्री साइंस या कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह की कुछ ब्रांचेस हैं, ऐसी ही ब्रांचेस आपको बायो बैकग्राउंड में भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग बैक उसके बारे में बात नहीं करते, बीए की भी कुछ ब्रांचेस होंगी, तो आपको ऐसा चूज करने की जरूरत नहीं है कि मुझे एग्रीकल्चर, अगर आप पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड से एसोसिएट करते हो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, तो आप वहां पर जा सकते हो। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो बीएससी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो मैथ से, तो अब आप सोच रहे हो कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो मैं आपको वो स्कोप बताने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, तो परेशान नहीं होना इसके लिए, वो स्कोप भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल्ड में बताऊंगा कि क्या चीजें हो सकती हैं, किन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपका ये मिसकंसेप्शन भी दूर करने वाला हूं। अब दूसरी चीज क्या, एक बात और जो कि मुझे समझ में आई है, जो कि मुझे समझ में आई है, सबसे पहली बात, सभी बच्चे जितने लोग भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जैसा कि मैंने बताया, पेशेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो आप नीट की प्रिपरेशन करो, चाहे वो आप जेई मेंस की प्रिपरेशन करो, जेई मेंस की प्रिपरेशन करो, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इनमें से आप किसी की भी प्रिपरेशन करोगे, किसी की भी प्रिपरेशन करोगे, पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम जरूरी नहीं है कि एक बार में, वन टाइम में क्लियर हो जाए। तो एक बार में क्लियर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही सारी चीजें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। और मैं ये ऐसा तब बोल रहा हूं जब आप कंटिन्यू वो मेहनत करते रहोगे, जब आप किसी चीज के पीछे लग जाओगे, तब आपको वो चीजें हासिल होंगी, क्योंकि आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको इस बात को समझना होगा। दूसरी बात क्या, अगर कई लोगों को लग रहा होगा कि अभी मैं नहीं करता हूं नीट की प्रिपरेशन या जेई मेंस की प्रिपरेशन, बाद में हम लोग करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, अगर जिनको लगता है मेरे अंदर कैपेसिटी है कि आप जेई मेंस कर सकते हो या नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो मैं उनको फुल्ली रिकमेंड करूंगा कि आप जेई मेंस या नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये वन टाइम मेहनत है, ये वन टाइम मेहनत है। अगर आपका क्लियर होता है, अगर आपके ये दोनों एग्जाम क्लियर होते हैं, तो जेई मेंस वालों को एक बेहतर कैरियर मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका कैरियर सुरक्षित है, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटीज मिलती हैं, है ना, तो बहुत ही अच्छी कॉलेजेस मिलती हैं, वहां से आपका करियर ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाता है। ऐसे ही सेम नीट के लिए एमबीबीएस, अब आपको पता होगा कि यहां से आपका एक राइट पाथ शुरू हो जाता है, वहां से आपको भटकने की गुंजाइश बहुत कम होती है, और कोई भी भटकने का जरिया नहीं होता। तो आपके के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस पर लग गए हो, या नीट की प्रिपरेशन, या नीट आपका क्लियर हो गया, तो आपका एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन है, वहां से भटकाव नहीं है। लेकिन बाकी चीजों में जब आप आते हो ना, जब आप ग्रेजुएशन करने आते हो, तो वहां पर आपको भटकाव मिलेगा, वहां पे आपको अलग अलग एग्जाम देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारे लोगों से जूझना पड़ेगा बाद में, है ना। तो अच्छा, एक बेहतर ऑप्शन क्या होगा, अगर आपको लगता है कि जेई मेंस की प्रिपरेशन अभी आप कर सकते हो, फाइनेंशियली आप इतने कैपेबल हो, या नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, या आप स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप इन एग्जाम को क्लियर करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्स हैं। इनके बाद ये एक, मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीका है एक अच्छा करियर चुनने का। और ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद वाले में कोई करियर नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर भी बहुत ही अच्छे करियर हैं। लेकिन आप ये सोचकर मत चलिए कि अभी हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में भी हमें नहीं करनी होगी, यानी ग्रेजुएशन में कोई मेहनत नहीं होती। कई जगह तो बस इस कॉलेज जाना होता है और कॉलेज से आ गए, या फिर कई जगह तो कॉलेज लोग जाते भी नहीं और उनकी डिग्री हो जाती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और बिना पढ़े आपको मिल जाएगा। सीरियस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो आपको इस बात को समझना होगा। चलिए बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको जेई मेंस और नीट से रिलेटेड समस्या जो भी रही होंगी आप समझ गए होंगे, और आपके मन में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आज अगर नहीं करेंगे तो बाद में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आप जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं करोगे या नीट की प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो आपको बाद में किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की करनी ही है प्रिपरेशन। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन फेस करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, किसी भी फील्ड में आप जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशली हम लोग बात करते हैं मैथ और बायो स्टूडेंट के लिए। अभी हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड, ठीक है,
जब हम लोग बात करते हैं मैथ से ग्रेजुएशन, या फिर जैसा कि मैंने बताया ग्रेजुएशन के बारे में, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ग्रेजुएशन, किसी भी फील्ड का ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन जब भी आप करते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको भी यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी ने बीएससी की होगी, किसी ने बीए किया होगा, किसी ने बीकॉम किया होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं सिर्फ इसी लाइन पर या टीचिंग लाइन पर जाऊं, टीचिंग लाइन पर जाऊं, यानी एज अ टीचर अगर आपको बनना है या प्रोफेसर बनना है तो आप कैसे बन सकते हो और किन एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी स्ट्रीम को ध्यान रखेंगे, कोई एक दूसरे की स्ट्रीम में घुसने की कोशिश नहीं करेगा, सिंपली। बाकी मैथ का बच्चा है, मैथ का बच्चा बोलेगा कि मुझे बीए करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बीए नहीं कर सकता, वो बीए कर सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बीएससी का स्टूडेंट या बीए का स्टूडेंट सिंपली ग्रेजुएशन करने के बाद वो क्या करेगा, तो बीएससी के बाद होगा आपका एमएससी, और एमएससी इसी तरह यहां पर एमए और यहां पर एमकॉम। इसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा, वो एग्जाम कौन सा है, नेट का, नेट का एग्जाम। इस नेट के एग्जाम की इस नेट के एग्जाम से एक खासियत है, और वो खासियत क्या है, मैं बीएससी की जब बात कर रहा हूं तो मैथ और बायो दोनों आ गए हैं, ध्यान रखना है, मैथ और बायो दोनों आ गए हैं, दोनों स्ट्रीम के बच्चे आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, आपको नेट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जब आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको 35,000 रुपए क्या मिलते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो पर मंथ, एज आप एज सैलरी भी समझ सकते हो, 35,000 रुपीज मिलते हैं आपको, कि आप नेट की एग्जाम के बाद आप पीएचडी कर सको, पीएचडी कर सको। ठीक है, तो नेट और जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ का एक एग्जाम होता है, उसे क्वालिफाई करना होगा, और उसके लिए आपको एमएससी तगड़ी रूप से बहुत अच्छे कॉलेज से करनी होगी। अच्छा कॉलेज मतलब क्या, अच्छा कॉलेज मतलब ऐसा कोई कॉलेज ना हो जहां पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती हो, है ना। एक स्टैंडर्ड पढ़ाई हर जगह होनी चाहिए। जब आप अच्छे बैकग्राउंड से आओगे, अच्छी कॉलेज से एडमिशन लोगे, वहां से आपको वो ग्रोथ समझ में आएगी, तब आप नेट जेआरएफ के लिए आपको सही सही टीचर मिलेगा नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कराने की, वहां से आपका पाथ एकदम राइट डायरेक्शन में जा सकेगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन करिए आप। नेट आपका क्लियर होगा, उसके बाद आपको पीएचडी करनी होगी, या फिर अगर आपको एमएससी भी बहुत आईआईटी किसी कॉलेज से करना है तो आपके लिए एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम, उसे क्लियर करने के बाद आपको आईआईटी, जितनी भी आईआईटी इंस्टीट्यूशन है वहां पर एमएससी करने की सुविधा मिलती है, वहां आपको एमएससी कराई जाएगी। ठीक है, और जब आईआईटी से आप कोई चीज करते हो तो आपको ये वाली बात तो वैसे भी पता होगी कि आपको हालांकि एग्जाम्स देने होंगे, लेकिन आपका एक कैरियर बहुत ही अच्छा बिल्डअप हो जाता है। अगर मैं बात करूं, नेट के बाद आपको एक और एग्जाम देना होगा, एक और एग्जाम होगा जो कि चाहे वो आप बात करें स्टेट में एक एग्जाम होता है सेट करके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रत्येक स्टेट में होता है ये एग्जाम। आपको उसके बाद उस स्टेट का, हर एक किसी भी स्टेट का आप दे सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो नेट के एग्जाम के बाद आपको एक और एग्जाम देना होगा, और वहां से आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, और वहां से आप डायरेक्ट बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी इसे क्लियर करने के बाद आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं जानबूझकर नीट और जेई वालों को नहीं बताया, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि आपको पता है इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना है, सिंपल सी बात है, कई सारी फील्ड है, अलग अलग फील्ड में आप बनोगे एटलीस्ट क्या, इंजीनियर या डॉक्टर। यहां पर मैं अगर बात करूं, बीएससी एमएससी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन जब आप करोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। तो मैं सबसे बड़ी बात इसमें से बता दूं, इसमें कॉमन चीजें क्या है। कॉमन चीजें ये है कि आप जिस भी बीएससी का जो भी आपका बैकग्राउंड है, या बीए का जो भी आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, बीकॉम का जो भी बैकग्राउंड है आपका, तो यहां पर सबसे अच्छी या कॉमन बात क्या है कि आपको एमएससी में ही कुछ अच्छी तगड़ी मेहनत करनी है, या नेट जेआरएफ जब आप क्वालिफाई करोगे ना, तो वहीं से आपका एक राइट पाथ हो जाएगा। आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते वक्त, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ चीजें अलग होंगी, कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि नॉर्मल ट्रेडिशन है, कुछ चीजें आपको हो सकता है अलग पढ़नी पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सच बात है। तो एमएससी और नेट की जेआरएफ की प्रिपरेशन जैसे ही आप करते हो तो आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आपका एक राइट पाथ यहां से डेवलप हो जाएगा। तो एक बेहतर तरीका है, डायरेक्ट प्रोफेसर तो कोई नहीं बन रहा है अभी, और बनेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद ही आप क्या बन सकते हो, प्रोफेसर। और प्रोफेसर की सैलरी के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, आज के टाइम पर भी उनकी सैलरी क्या है, पर मंथ 1.5 लाख रुपए, 1.50 मिनिमम, 1.50 लाख रुपीज मिनिमम सैलरी है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप इस फील्ड पर जाकर आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो।
एक बेहतर तरीका ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है। ध्यान बशर्ते आपको ध्यान ये होना चाहिए कि आपका भटकाव नहीं होना है। जब आप ग्रेजुएशन की फील्ड पे उतरते हो तो आपको एक प्रॉपर वे में आपको ये सोच कर रखना है कि मुझे यही करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट बात क्या है? वो नेक्स्ट बात है कि ग्रेजुएशन तो आपने किया, हर एक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने किया, ग्रेजुएशन के बाद एक और फील्ड है जो कि बात करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हैंडराइटिंग पर नहीं जाना है। तो साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम होते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे अच्छे एग्जाम की बात करते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और सेकंड है आपका कोई भी स्टेट पीएससी। अगर मैं बात करूं एमपी की तो एमपी में होता है एमपीपीएससी, इसी तरह से यूपी में यूपीपीसीएस, यूपीपीएस, इसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह ये सारे एग्जाम होते हैं। यूपीएससी से आपको पता है कि फर्स्ट टू हंड्रेड रैंक यूपीएससी में फर्स्ट रैंक जिसकी रहती है, फर्स्ट से 100th रैंक वालों को क्या मिलता है? तो जनरली फर्स्ट टू टेंथ को जनरली मिलता है कलेक्टर बनते हैं वो। और उसके बाद कई सारी चीजें होती हैं, तो उसके बारे में आपको जब हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे यूपीएससी से रिलेटेड तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की फर्स्ट रैंक होल्डर को क्या मिलता है? तो फर्स्ट रैंक होल्डर को अपर कलेक्टर वो बनते हैं, ठीक है, अपर कलेक्टर। तो यहां भी ये भी एक सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन में आप ये अपने आप में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहां पर भी आपको वही चीजें काम आएंगी कि आपको ग्रेजुएशन फिर आप बीए करिए या फिर आप बीएससी कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई पाप कर दिया है, बीएससी कर लिया वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आज के टाइम पर अगर आपको ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपको अगर बीएससी किसी बहुत अच्छे कॉलेज से आप करने लगोगे तो वहां पर बीएससी बहुत अच्छे तरीके की कराई जाती है। मतलब समझ लो कि डेली कॉलेज जाना है, डेली आपको सारी चीजें करनी है, वो डेली सारी चीजें होती है, डेली एक्टिविटीज जैसी स्कूल में होती है वैसी ही होती है। इस वजह से आप किसी ऐसे कॉलेज से करो जहां से आपको आसानी से बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। और उसके साथ साथ आप यूपीएससी या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा वैसे ही आप प्रिपेयर हो जाओगे इन एग्जाम्स को देने के लिए, और तब तक में आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी, ठीक है। तो एक बेहतर ऑप्शन है इन दोनों को चुनने का। और इनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि मुझे यूपीएससी करनी है या एमपीपीएससी करनी है, बेसिकली उन्हें नहीं पता है। तो वो क्या करें? तो उनके लिए है वन डे एग्जाम, ठीक है। वन डे एग्जाम में क्या होता है? वन डे एग्जाम कहने का मतलब क्या है? वन डे एग्जाम मतलब एक बार पेपर आपको देना है, उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब आपकी जॉब लग जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहे हैं। कई ऐसी फील्ड है जहां पे 12th के बाद भी कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर आप बात कर, जैसे एयरफोर्स की मैं बात करूं, 12th के बाद वहां पर 12th एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, XY ग्रुप, एयरफोर्स XY ग्रुप की हम बात करें तो वहां पर भी ज्वाइनिंग डायरेक्ट होती है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद वालों की। तो अगर मैं ऐसी चीजें बोल जाता हूं या उनके बारे में कोई चीजें रह जाती हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या आप जनरली यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। वनडे एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें तो वनडे एग्जाम्स में कैसे होते हैं? तो जैसे एमपी पटवारी, इसके अलावा और कौन से? पटवार का एग्जाम, राजस्थान पटवार का एग्जाम, है ना, कि हर एक स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? तो कांस्टेबल, जेल प्रहरी। इसके अलावा अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है। तो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो कि सिर्फ एक बेसिस पर होते हैं, आपको एक बार एग्जाम देना है। एसएससी सीजीएल, हालांकि इसमें प्री और मेंस दोनों होता है, लेकिन ओवरऑल एग्जाम एक ही बार, आपको 2 बार एग्जाम देना है, वो भी जल्दी फ्रीक्वेंट बेसिस पर। तो मतलब 1 साल में आपकी जॉब अगर आप क्लियर करते हो तो 1 साल में आपकी जॉब लग जाती है। एसएससी सीएचएसएल। इसके अलावा बैंकिंग जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो बैंकिंग, कॉमर्स बैकग्राउंड के अलावा कोई भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकता है, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंकिंग की प्रिपरेशन, बैंकिंग के भी कई सेक्टर्स की प्रिपरेशन, जैसे बैंकिंग में एसबीआई पीओ, इस तरह से कई सारी वैकेंसी आती हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये वन टाइम एग्जाम आपको देना है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेनी है। मैं इसमें एमपीएसआई भी इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। जो जो नाम आपने सुने होंगे
मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारे नाम यहाँ पर मिल गए होंगे। इस तरह से आपको चीजें करनी है। तो वनडे एग्जाम एक बार आपको एग्जाम देना है, बस आपको ध्यान ये रखना है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, क्योंकि आप आज के बच्चे हो, तो आप ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी प्रिपरेशन करना। ग्रेजुएशन के साथ जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको चीजें और अच्छे से, जब भी वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपेयर रहोगे इन सारे एग्जाम्स को देने के लिए। तो एक बेहतर ऑप्शन है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, 3 या 4 साल का, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। अच्छा, ग्रेजुएशन में एक और चीजें इंक्लूड हुई हैं बीएससी बीएड के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बीएससी बीएड जो होता है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर अगर आपको ऐसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है जहां पे ये बीएससी बीएड नाम का कोर्स है, तो बिल्कुल इसे परचेज कीजिए। अगर आपको परचेज कर सॉरी कह रहा हूँ, एडमिशन लीजिए। वहां पर आपको एक बेहतर ऑप्शन है कि आप टीचर बन सकते हैं। टीचिंग वैकेंसी में, टीचिंग की भी कई सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जितने भी एग्जाम मैंने बताए हैं इन सभी की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, ध्यान रखना है, इतनी खराब नहीं है। इनकी सैलरी ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम लोग मानकर चलें तो 40 से 80 के बीच में होती है। 40 से 80 के बीच, 40,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी ऑलमोस्ट होती है। प्रोफेसर से कम होती है लेकिन जनरली ज्यादा होती है, ठीक है। और यूपीएससी एमपीपीएससी की बात करें तो यहां पर 70 से 90 एक नॉर्मल स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। इसके अलावा सेंट्रल टीचर, या आपको लग रहा होगा केवी में आपको एडमिशन चाहिए या केवी में आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए एक सीटेट एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसे क्लियर करेंगे, उसके बाद एक और स्कूल का एग्जाम होगा, उसको क्लियर करने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो एक बेहतर ऑप्शन है। कई सारी फील्ड है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इतनी सारी फील्ड जरूर है आपके पास, लेकिन आपको तैयारी ऐसी करनी होती है इन सारे एग्जाम्स में कि आपको सिलेबस, मतलब आप एक बार पढ़ रहे हो, अगर आप यूपीएससी एमपीपीएससी का पढ़ रहे हो सिलेबस, और आप सोच रहे हो कि मुझे कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल देना है, तो ये बहुत गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप क्लियर नहीं कर पाओगे, सच बात यही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों फील्ड के अलग सिलेबस हैं। उन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप घर में चर्चा कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, एनालिसिस जरूर करिए कि अपने बड़ों से पूछिए कि किस चीज में कितना बढ़िया स्कोप है। मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया स्कोप बता चुका हूं, यहाँ पर इतना है, इतना मिलेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जनरली यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए तो वही वाली प्रिपरेशन हो गई ना, वो जैसे जेईई मेंस में मैंने आपको बताया कि 2 साल ऑलमोस्ट मिनिमम आप मानकर चलिए, 2 से 3 साल लग जाते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा अगर बात करें वनडे एग्जाम, क्योंकि इसकी वैकेंसी फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं, तो पर इन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी होगी तो आप यहां पर एक अच्छा करियर बना सकते हो, और एक बेहतर ऑप्शन भी है, एक बार में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बेहतर चीज है, यहां पर भी आप ट्राई कर सकते हो। आप अपने दोस्तों से, या सिलेबस एक बार देखिए, सिलेबस सारी चीजों का देखेंगे तो आपको सारी चीजें एनालिसिस होगी। बस ध्यान ये रखना है कि मेहनत करने से नहीं बचना है। अगर आप जितना बचोगे मेहनत करने से, उतना ही आपको चीजें मतलब डिफिकल्ट लगती चली जाएंगी, और बाद में वही सारी चीजें होंगी रिपीटेशन, क्योंकि बाद में एटलीस्ट किसी ना किसी पॉइंट पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे बाद में करो, कभी ना कभी करना पड़ेगा। तो एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए यही होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको लगता है कि कौन सा पाथ क्लियर है, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि जैसा कि मैंने बताया, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो कि जेई मेंस की प्रिपरेशन जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो इस फील्ड पर जाए, इसी फील्ड पर आगे बढ़े। क्योंकि अगर उसे इंजीनियर बनना है तो बिल्कुल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन ही करे, वो इन एग्जाम्स को जरूर दे। इसके अलावा इंजीनियर या डॉक्टर दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन एग्जाम्स को जरूर दे और इसी को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि आज आप मेहनत कर लोगे तो बाद में आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि आपको ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन में मैंने आपको एक बेहतर कैरियर बता दिया। कुछ चीजें छूट गई होंगी, हो सकता है बोलते टाइम, या आपको नहीं समझ में आई हो, तो वो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां से आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं आपके सवालों के जवाब एक अगली वीडियो में जरूर करूंगा, या हो सकता है इंस्टेंट जवाब भी दे दूं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब दे दूं। तो ग्रेजुएशन के साथ आप क्या कर सकते हो और कहां तक आप जा सकते हो, है ना। अगर आपको एमपीएसआई बनना है तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसके सिलेबस की प्रिपरेशन करो। अगर आपको वनडे एग्जाम्स क्लियर करना है तो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर आपको लगता है नेट की एग्जाम, मुझे नेट करना है, अपने घर में आपने डिस्कस किया कि आपको नेट करना है, ठीक है, नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ग्रेजुएशन से नहीं भी तो एटलीस्ट एमएससी करने वाले होगे या एमए करने वाले होगे, तब से तो लग जाओ कि नेट की प्रिपरेशन मुझे करनी है। एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो। अच्छी कॉलेजेस कौन कौन सी हैं, तो इसके पहले मैंने आपको बताया, अच्छी चीज मुझे याद आ गई, कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, तो मध्य प्रदेश में अगर सीयूईटी की बात करें, सीयूईटी अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हो, तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर
एमपी में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक है डॉक्टर हरसिंह गौर सागर और दूसरी है आपकी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा सीयूईटी एग्जाम को क्लियर करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसका एग्जाम नहीं देना है, अगर नहीं देना है इसका एग्जाम, तो डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं गवर्नमेंट। उसके लिए अगर आप इंदौर में रहना चाहते हो तो गवर्नमेंट होलकर साइंस बेस्ट कॉलेज, होलकर साइंस, यहाँ से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर, साइंस कॉलेज जबलपुर। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा बीयू भोपाल, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी बीयू में एडमिशन आप लेने की कोशिश करें, वहां से आपको सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, मतलब एक बेहतर कैरियर आप बना सकते हो। तो ये इंदौर, ये हो गया आपका जबलपुर, ये एक अच्छी सिटी है, अच्छी सिटी है। यहाँ पर आप प्रिपरेशन का एक अच्छा माहौल है, वहां पर आप जाकर जहां भी आपको सुटेबल लगे वहां आप जाकर प्रिपरेशन करिए। अगर आप वहां के हैं तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, तो एक बेहतर चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें से भी कुछ चीजें हो सकता है रह गई हूँ। अगर कुछ चीजें रह गई हूँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, यहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आपके साथ को फॉलो कर सकते हो, वहां से आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं जिससे सभी को हेल्प हो सके, और यही मेरी 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 रिक्वेस्ट है। आप सभी को बेस्ट करियर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।